दोस्तों, पिछली कहानी में आपने देखा कि अमन की शारीरिक परेशानी डॉक्टर सौरभ ने ठीक कर दी थी, क्योंकि उसे कोई परेशानी थी ही नहीं, बल्कि उसके भाई आर्यन द्वारा कोई दवाई देकर ज़बरदस्ती की परेशानी खड़ी की जा रही थी। और डॉक्टर सौरभ से आर्यन ने बोला था कि वह अमन के पिता बनने की क्षमता हमेशा के लिए ख़त्म कर दे, ताकि प्रॉपर्टी का कोई बंटवारा ना हो। लेकिन डॉक्टर सौरभ ने ऐसा कुछ नहीं किया और अमन को पूरी तरह से ठीक कर दिया। और अब अमन और दीक्षा माता पिता बनने वाले हैं। यह सारी बातें डॉक्टर सौरभ ने एक वीडियो में रिकॉर्ड की थी और वह वीडियो पुलिस को मिली, क्योंकि डॉक्टर सौरभ का मर्डर हो गया था और पुलिस ने डॉक्टर सौरभ के कत्ल के इल्ज़ाम में आर्यन को गिरफ्तार कर लिया था। और अब आर्यन का छोटा भाई अमन उससे नफरत करने लगा था और उससे मिलने जेल भी नहीं गया था, जबकि आर्यन का कहना था कि वह पूरी तरह से बेकसूर है और उसने कुछ नहीं किया। आइए देखते हैं आगे क्या हुआ। क्या सच में आर्यन बेकसूर था? अमन के बड़े भाई आर्यन को जेल गए 2 महीना हो चुका था और इन 2 महीनों में आर्यन पूरी तरह से टूट गया था। अमन उससे मिलने एक बार भी जेल नहीं आया था, क्योंकि उसे लगता था जिस भाई को वह इतना प्यार करता है वह उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। और अमन ने पूरे घर पर अपना एक छत्र साम्राज्य बना लिया था। माता पिता भी कहीं ना कहीं यहाँ सोच रहे थे कि कहीं सच में तो प्रॉपर्टी के लालच में उनके बड़े बेटे आर्यन ने उनके छोटे बेटे अमन के साथ यह षड्यंत्र तो नहीं रचा। और फिर जब डॉक्टर सौरभ ने उसका खेल समाप्त कर दिया तो गुस्से में उसे मार डाला। और उनका सोचना भी वाजिब था, क्योंकि सारे सबूत यही कह रहे थे। खैर, इसी बीच अमन का जन्मदिन पड़ा और यह पहला जन्मदिन था जब उसके भैया आर्यन उसके साथ नहीं थे। आर्यन जेल में अमन को याद कर रहा था और सोच रहा था ऐसा कैसे हो सकता है, जिस भाई को वह इतना प्यार करता था वह भाई आज उसके ऊपर विश्वास नहीं कर रहा। वह कैसे सोच सकता है कि मैं उसके साथ ऐसा कुछ कर सकता हूँ। और उधर घर में टेंशन की वजह से किसी को भी अमन का जन्मदिन याद नहीं था, यहाँ तक कि अमन को खुद अपना जन्मदिन याद नहीं था। आर्यन ने पुलिस वालों से बहुत विनती की कि उसे एक कॉल करने दे। आखिर अभी उसका जुर्म साबित नहीं हुआ है, सिर्फ उसे शक की बिना पर पकड़ा गया है। पुलिस वालों ने आर्यन की विनती मान ली और उसे एक कॉल करने दे दिया। आर्यन ने अमन को फ़ोन लगा दिया और उसे जन्मदिन की बधाई दी। अमन आर्यन की आवाज़ सुनकर हैरान हो गया और आर्यन ने बोला, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तेरा बुरा कभी नहीं सोच सकता। मैं खुद मर जाऊंगा, लेकिन तेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं करूंगा और ना होने दूंगा। तुझे इतना भी विश्वास नहीं अपने बड़े भाई पर? आर्यन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अमन टूट गया। और जो अमन इतने दिनों से एक बार भी भाई से मिलने जेल नहीं गया था, आज उसका दिल पिघल गया और वह भाई के पास पहुंच चुका था। आर्यन अमन को देखकर भावुक हो गया और उसे गले से लगा लिया। आर्यन अमन से बोल रहा था, भाई तू यह कैसे सोच सकता है कि मैं तेरे साथ ऐसा कुछ कर सकता हूँ? क्या तू मुझे नहीं जानता? फिर तू ऐसा कैसे सोच सकता है? अरे, मुझे तो अगर भगवान भी आकर कहते कि तूने मेरे साथ कुछ गलत किया है तो मैं कभी नहीं मानता, और तूने एक झूठे सबूत पर मुझे गलत मान लिया। अमन को आर्यन की बातों पर यकीन होने लगा था और वह आर्यन से बोलने लगा, लेकिन भैया, डॉक्टर सौरभ झूठ क्यों बोलेंगे? आप खुद सोचिए, सारे सबूत आपके खिलाफ हैं और यही साबित हो रहा है कि आपने ही यह सब कुछ किया है। ऊपर से डॉक्टर सौरभ का मर्डर हो गया तो हम क्या करें, आप ही बताइए। आर्यन ने बोला, मुझे नहीं पता सौरभ ने झूठ क्यों बोला और झूठी वीडियो क्यों बनाई, लेकिन मैंने सौरभ से ऐसा कुछ नहीं कहा था। और तू माने या ना माने, तेरे बाप बनने की खुशी तुझसे भी ज़्यादा मुझे है। मुझे नहीं पता यह सब कुछ कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, मेरा यकीन कर। अमन को भी अब आर्यन की बातों पर यकीन होने लगा था और उसे भी लगने लगा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है, और उसने अपनी तरफ से जांच पड़ताल करने की सोच ली। अमन आर्यन से सच्चाई पता लगाने का वादा करके जेल से जा चुका था। घर आने के बाद अमन बहुत बेचैन हो चुका था और बार बार सोच रहा था, अगर आर्यन भैया गुनहगार नहीं है तो गुनहगार है कौन? अमन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और अमन डॉक्टर सौरभ के एक्सीडेंट वाली जगह पर चला गया कि शायद उसे कुछ सबूत मिल जाए। लेकिन फिर उसने सोचा कि जब पुलिस को ही कोई सबूत नहीं मिला तो मुझे क्या सबूत मिलेगा। यही सब सोचता हुआ अमन वहाँ टहल रहा था और टहलता टहलता काफ़ी दूर आ गया था
और वहाँ काफ़ी झाड़ियाँ थीं। झाड़ियों के बीच में उसे एक हेलमेट दिखा। झाड़ियों के बीच में हेलमेट देखकर अमन हैरान हो गया और उसने हेलमेट निकाल लिया। हेलमेट के पीछे के साइड में राइडर डॉक्टर सौरभ लिखा हुआ था, मतलब कि वह हेलमेट डॉक्टर सौरभ का था, जो कि झाड़ियों के बीच में छिप गया था। अमन ने गौर किया तो हेलमेट के आगे कैमरा भी लगा हुआ था, जैसा कि अक्सर बाइकर्स अपने हेलमेट में लगा कर रखते हैं। अब तो अमन को यकीन हो गया था कि इस कैमरे में ज़रूर कुछ ना कुछ मिलेगा, क्योंकि डॉक्टर सौरभ का मर्डर बाइक राइड करने के दौरान ही हुआ है और जो कोई भी उनके सामने आया होगा वह इस कैमरे में ज़रूर रिकॉर्ड हुआ होगा। यह सोचकर अमन उस हेलमेट को लेकर सीधा पुलिस स्टेशन गया और उन्हें वह हेलमेट पकड़ा दिया। पुलिस वाले हैरान थे कि उनकी नज़र इस हेलमेट पर क्यों नहीं गई। पुलिस वालों ने हेलमेट का कैमरा चेक किया और उसमें जो वीडियो आई उसे देखकर पुलिस वाले और अमन सब हैरान हो गए। सौरभ अपनी बाइक राइड कर रहा था कि सामने से एक स्कूटी आती है और सौरभ अपनी बाइक रोक देता है। स्कूटी से दो औरतें उतरती हैं और सौरभ की तरफ बढ़ती हैं। सौरभ भी अपना हेलमेट उतार कर हाथ में ले लेता है, लेकिन तब तक औरतों की शक्ल कैमरे में कैप्चर हो चुकी थी और हाथ में लेने के बाद भी दूसरे एंगल से वह साफ साफ कैमरे में रिकॉर्ड हो रही थी। और फिर उनमें से एक औरत अपने हाथ में पकड़े हुए बड़े से हथौड़े से सौरभ के सिर पर वार कर देती है। अप्रत्याशित रूप से हुए इस वार से को सौरभ सहन नहीं कर पाता और गिर पड़ता है। फिर वह कोशिश करके भागता है, जो कि सही से रिकॉर्ड नहीं हुआ था, पर समझ में आ रहा था कि वह भागने की कोशिश कर रहा है। और इसी बीच शायद हेलमेट उसके हाथ से छूटकर झाड़ियों में गिर जाता है, क्योंकि यहीं तक की रिकॉर्डिंग थी। उसके बाद कैमरे में सिर्फ झाड़ी दिख रहे थे, लेकिन हाँ, आवाज़ आ रही थी, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। और वह औरत बोल रही थी, बहुत पैसे चाहिए थे ना तुझे, हमें ब्लैकमेल कर रहा था ना, अब तो तुझे मरना ही पड़ेगा। और फिर एक ज़ोरदार चीख डॉक्टर सौरभ की आई। शायद उनका काम तमाम कर दिया गया था और क्योंकि हेलमेट झाड़ियों में गिर गया था तो उन दोनों औरतों की नज़र उस हेलमेट पर नहीं गई और वह दोनों शायद मर्डर करके चुपचाप वहाँ से चली गईं। हेलमेट तो पुलिस वालों की नज़र में भी नहीं आया था। पता नहीं कैसे अमन के हाथ में हेलमेट लग गया था, लेकिन हेलमेट में मिला सबूत सबको अंदर तक हिला गया। असली गुनहगार यह औरतें हो सकती है, कोई सोच भी नहीं सकता था। और पुलिस ने सबको पुलिस स्टेशन पर बुला लिया, यह बोलकर कि हमें असली कातिल मिल चुका है और आर्यन पूरी तरह से बेगुनाह है। थोड़ी देर में पुलिस स्टेशन में अमन के सारे घर वाले और दीक्षा के मायके वाले आ चुके थे और इंतज़ार कर रहे थे कि पुलिस वाले असली गुनहगार का नाम बताएं। पुलिस वालों ने सबसे बोला कि गुनहगार दो औरतें हैं, कहकर एक पुलिस वाला दीप्ति और मेघा की तरफ बढ़ने लगा। दीप्ति और मेघा के चेहरे की रंगत उड़ गई थी और मेघा ज़ोर ज़ोर से बोलने लगी, मैंने कुछ नहीं किया, अरे मैंने कुछ भी नहीं किया, दीप्ति भाभी ने ही कुछ किया होगा। और मेघा ज़ोर ज़ोर से बोलने लगी, मैंने कुछ नहीं किया, अरे मैंने कुछ भी नहीं किया, दीप्ति भाभी ने अगर कुछ किया होगा तो मुझे नहीं पता, पर मैंने तो कुछ भी नहीं किया। लेकिन पुलिस वाला उनके बगल से होता हुआ उनके पीछे खड़े दीक्षा और उसकी मम्मी के पास पहुंच चुका था और बोल रहा था, क्यों मैडम, तुम दोनों माँ बेटी ने मिलकर मारा है ना डॉक्टर सौरभ को। सारे सबूत हमारे हाथ लग चुके हैं, क्योंकि डॉक्टर सौरभ ने जो हेलमेट पहना था ना, उसमें कैमरा लगा हुआ था, जिसमें तुम दोनों पूरी रिकॉर्डिंग में आई हो कि कैसे दीक्षा स्कूटी चलाकर सौरभ के पास आई और पीछे उसकी मम्मी बैठी थी और फिर उसकी मम्मी ने उस हथौड़े से डॉक्टर सौरभ के सिर पर वार किया। सुनकर दीक्षा और उसकी मम्मी हैरान हो गए, लेकिन अब उनके पास कोई चारा नहीं था सच बोलने के अलावा। तब तक लेडी पुलिस उन्हें एक दो थप्पड़ भी लगा चुकी थी और बोल रही थी, सारा सच अभी का अभी बोलेगी या और कुटाई करनी पड़ेगी। घर में सब हैरान थे कि दीक्षा और उसकी मम्मी ऐसा कैसे कर सकते हैं, लेकिन अब जब सब कुछ सामने आ चुका था तो दीक्षा ने बोलना शुरू किया, शुरू से ही बहुत सीमित संसाधनों में जीवन जिया था हमने, लेकिन अमीर बनने की लालसा हमेशा थी। खूबसूरती मुझ में कूट कूट कर भरी थी और मुझे पता था कि मेरी खूबसूरती के कारण मेरी शादी किसी न किसी अमीर घर में हो जाएगी और फिर मैं वहाँ महारानी बनकर राज करूँगी और अपने मम्मी पापा को भी ऐश कराऊँगी। लेकिन मेरी शादी अमन से हो गई और अमन के घर में अमन सबसे छोटा था। घर में ससुर जी और बड़े भैया का हुक्म चलता था, बल्कि आर्यन भैया ने ही अकेले सब कुछ संभाल रखा था। उनके रहते मैं घर में अपना एक छत्र साम्राज्य नहीं चला सकती थी, इसलिए उन्हें रास्ते से हटाना बहुत ज़रूरी था।
ताकि सारा कुछ अमन के हाथ में आ जाए और इनडायरेक्टली मेरे हाथ में आ जाए। फिर धीरे धीरे मैं सब कुछ अपने हिसाब से सेटल कर देती। जब आर्यन भैया ही नहीं रहते तो दीप्ति भाभी और मम्मी पापा तो वैसे ही टूट चुके रहते और मैं घर में इकलौती मालकिन बन जाती। इसलिए मैंने और मम्मी ने शादी के पहले ही आर्यन को फंसाने का प्लान बना लिया था। इसीलिए मैं रात में अमन के टॉवल में एक स्प्रे लगा देती थी और रात में सोने के पहले हाथ मुंह धोने के बाद जब अमन उस टॉवल से मुंह पोंछता था तो उस स्प्रे का असर अमन पर हो जाता था, जिसकी वजह से वह मेरे करीब आते ही घबराहट महसूस करता था। हमने सोचा था कि कुछ दिन ऐसे ही चलेगा, उसके बाद इसका सारा इल्ज़ाम आर्यन भैया पर लगा देंगे और खुद ब खुद वह हमारे रास्ते से हट जाएंगे। घर वालों की नज़रों से आर्यन भैया गिर जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया और आर्यन भैया सौरभ को हमारे बीच में ले आए। डॉक्टर सौरभ, वह तो समझ गया था कि अमन को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए फिर मैंने डॉक्टर सौरभ को पैसों का लालच दिया, क्योंकि मुझे पता था डॉक्टर सौरभ के पास अभी पैसों की दिक्कत है। उन्होंने काफ़ी बड़ा लोन ले रखा है और पैसों के लालच में ही हमने डॉक्टर सौरभ से यह वीडियो बनवाया था, ताकि कल को हम उस वीडियो के ज़रिए आर्यन भैया को हमारे रास्ते से हटा सकें। हमारा प्लान था कि डॉक्टर सौरभ झूठा नाटक करेंगे कि उन्होंने आर्यन की बात नहीं मानी, तो आर्यन उन्हें जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं और फिर आर्यन भैया खुद हमारे रास्ते से हट जाएंगे। इसलिए डॉक्टर सौरभ से हमने यह वीडियो बनवाई थी कि समय आने पर हम इस वीडियो को घर वालों और पुलिस वालों तक पहुंचा सकें। लेकिन डॉक्टर सौरभ तो कुछ ज़्यादा ही होशियार निकले और वह हमें ही ब्लैकमेल करने लगे कि अब वह वीडियो वह किसी को नहीं देंगे और ना ही आर्यन पर कभी कुछ गलत इल्ज़ाम लगाएंगे। अब तो हमारा प्लान फेल होने लगा था, लेकिन हमें पता था वह वीडियो तो डॉक्टर सौरभ के फ़ोन में है और वह हमारे काम अभी भी आ सकती है। सीधे तरीके से ना सही तो टेढ़े तरीके से ही सही। इसलिए हमने सोच लिया था कि हम उन्हें रास्ते से हटा देते हैं। वीडियो तो डॉक्टर सौरभ ने अपने क्लिनिक पर ही रिकॉर्ड कर रखी थी, जो कि खुद ब खुद पुलिस को मिल ही जाती और आर्यन खुद ब खुद हमारे रास्ते से हट जाता। और ऐसा ही हुआ। सब कुछ हमारे प्लान के हिसाब से चल रहा था। आर्यन हमारे रास्ते से हट भी चुका था। धीरे धीरे सब कुछ अमन के हाथ में आ रहा था और फिर अमन के ज़रिए मेरे हाथों में आ जाता। साल 2 साल में मैं सबको रास्ते से हटाकर अपने मम्मी पापा को अपने साथ सेटल कर लेती और सारा कुछ फिर हमारा हो जाता। फिर मैं अपनी फैमिली के साथ आराम से और ऐश से रहती। बूढ़े सास ससुर मेरा क्या बिगाड़ लेते। दीप्ति भाभी, जिसका पति ही मर्डर के इल्ज़ाम में जेल में है, वह तो खुद ही टूटी हुई रहती, तो वह मेरा क्या कर लेती। और मेघा, वह बेवकूफ़ औरत जो हर वक्त फालतू की बड़बड़ करती है, उसकी तो मैं गिनती भी नहीं लगाती। सारा प्लान अच्छे से काम कर रहा था, लेकिन पता नहीं इस अमन को कहाँ से भाई प्रेम जाग गया और यह अपने भाई से मिलने जेल पहुँच गया। और फिर उसने दोबारा खोजबीन शुरू कर दी और डॉक्टर सौरभ का यह हेलमेट उसके हाथ लग गया। सुनकर अमन ने एक ज़ोरदार तमाचा दीक्षा को मारा। शर्म नहीं आई? पैसों के लिए इतनी बड़ी साजिश करते हुए तुम दोनों माँ बेटी इतनी घटिया हो सकती हो, यह तो हमने सपने में भी नहीं सोचा था। कितना भरोसा किया था हमने तुम्हारे ऊपर और तुम पैसों के लिए इतना नीचे स्तर पर चली गई कि तुमने एक इंसान की जान ले ली। दीक्षा हंसने लगी और बोली, हाँ हाँ, तुम तो ऐसी बातें करोगे ही, क्योंकि तुमने जीवन में कभी पैसों की कमी जो नहीं देखी। अरे, जिसके पास पैसे नहीं है उससे पूछो कि पैसे क्या होते हैं। अमन ने बोला, कुछ भी हो, लेकिन पैसों के लिए इतनी नीचता तुम्हें मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा। अब दीक्षा को लगने लगा कि वह बुरी तरह से फंस चुकी है, तो वह अमन को इमोशनली ब्लैकमेल करने लगी। अमन प्लीज़, मुझे बचा लो, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। लेकिन अमन ने उसे एक और ज़ोरदार तमाचा लगा दिया और बोला, हाँ, तो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो तो मेरा बच्चा तो मेरा ही रहेगा, लेकिन मैं उसे अकेला पाल लूँगा और तुम इस जेल की 4 दीवारी में रहोगी, क्योंकि तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की यही जगह है और तुम दोनों बाहर रहने के लायक नहीं हो। दीक्षा के पापा यह सब कुछ सुनकर हैरान थे कि पैसों के लिए यह दोनों माँ बेटी इतनी बड़ी साजिश रच सकती हैं। अरे, अच्छे खासे बड़े घर में दीक्षा की शादी हो गई थी, पूरा ज़िंदगी आराम से रहती, लेकिन लालच में अपनी ज़िंदगी तबाह कर ली उसने। दीक्षा और उसकी माँ को पुलिस वालों ने जेल के अंदर बंद कर दिया था और आर्यन को रिहा कर दिया था। आर्यन और अमन एक दूसरे के गले लग चुके थे, लेकिन अमन एक बार फिर अकेला हो गया था और आर्यन के गले लगाकर रो रहा था और बोल रहा था, भैया, मेरी ज़िंदगी में शादी नहीं लिखी थी, लेकिन घर वालों ने ज़बरदस्ती खोज कर
दीक्षा को मेरी ज़िंदगी में ले आए। और देखिए आज क्या हुआ। आर्यन बोल रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है भाई, इसमें तुम्हारी क्या गलती है। शादी तो हर कोई करता है। अब किसी का दिल इतना काला है तो कोई क्या करे। किसी के दिल के अंदर झांक कर तो कोई नहीं देख सकता ना। चल छोड़ अब इन बातों को। आज से हम सब एक नई ज़िंदगी शुरू करेंगे जिसमें सिर्फ प्यार होगा। सिर्फ प्यार। दुख बस इस बात का है कि लालच में आकर सौरभ ने भी अपनी जान गंवा दी। मेरे बचपन का दोस्त था वह, लेकिन पैसा इंसान से कुछ भी करवा सकता है। या तो आज सौरभ और दीक्षा दोनों ने साबित कर दिया। कहकर आर्यन अमन के साथ और अपने बाकी के परिवार के साथ घर की तरफ निकल गया और दीक्षा और उसकी माँ जेल के अंदर जा चुके थे। दीक्षा के पापा चुपचाप पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जाएं। हर तरफ से टूट गए थे वह। लेकिन बुराई का अंत तो होता ही है। गुनहगार कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई सबूत तो छोड़ ही देता है।